गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस भवानीपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड में एक्सरसाइज 8 में है। झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में अलग अलग एक्सरसाइज में हो सकता है, लेकिन सिलेबस सबका लगभग एक ही है। तो हम लोग त्रिकोणमिति में आज शुरू करेंगे सबसे पहले कोण से, क्योंकि त्रिकोणमिति जानने के लिए आपको न्यून कोण, समकोण और समकोण त्रिभुज के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। बिना इसको जाने हुए हम त्रिकोणमिति नहीं समझ सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग कोण से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोण किसे कहते हैं। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। कोण की परिभाषा है कि एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहा जाता है। जब दो किरण का आदि बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जिसको कहते हैं, वो एक ही हो तो उस आकृति को हम लोग कोण कहेंगे। तो परिभाषा लिखते हैं हम लोग, एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहा जाता है। क्या कहा मैंने? एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों से जो आकृति बनता है उसे ही कोण कहा जाता है। अब हम लोग कोण को बनाते हैं। इसका एक किरण है OA, इसका आदि बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट A है, और O आदि बिंदु वाला एक और किरण हम लोग लेते हैं OB। तो यहाँ दो किरण है OA और OB, दोनों का इनिशियल पॉइंट यानी आदि बिंदु एक ही है। तो इस प्रकार जो ये आकृति बना, इसी को हम लोग कहेंगे कोण। तो कोण ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को कोण कहेंगे, इस साइड से जो बना ये भी एक कोण है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? कोण AOB या कोण BOA, दोनों में से किसी तरह से लिख सकते हैं। जिस आदि बिंदु पर कोण बनता है, जिसको कि कोण का शीर्ष कहते हैं, वो हमेशा बीच में रहता है, और दोनों भुजा का जो अंत वाला बिंदु है उसको दोनों साइड रखना है। चाहे तो A को पहले रखें B को बाद में, या B को पहले रखें A को बाद में रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कोण समझ गए कि एक ही आदि बिंदु वाले दो किरणों से जो आकृति बनती है उसे कोण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे तो बहुत सारा कोण पढ़ेंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण वगैरह वगैरह। लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग को दो कोण मुख्य रूप से जानना है, न्यून कोण और समकोण। तो हम लोग सबसे पहले न्यून कोण को देखते हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहा जाता है। एक बात और जानना हम लोग को बहुत ही जरूरी है कि ज्योमेट्री में, ज्यामिति में जो कोण होता है उसकी माप 0 और 360 के बीच ही होता है, लेकिन त्रिकोणमिति का कोण अनंत होता है। त्रिकोणमिति का कोण 360 से अधिक भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, यानी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। 360 से अधिक, 405 से 600, 1000, कुछ भी कोण हो सकता है। तो हम लोग क्या जाने कि त्रिकोणमिति का कोण अनंत लंबा माप की हो सकती है। वह 360 से अधिक भी हो सकता है, 0 डिग्री से कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यामिति का कोण जो होगा उसका मान हमेशा 0 और 360 के बीच ही होगा। तो ज्यामिति में यदि हम न्यून कोण की परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है।
लेकिन त्रिकोणमिति में यदि हम न्यून कोण को डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है, अथवा वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण किसे कहेंगे? जिस कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एक कोण बनाता हूँ और इसकी माप मैं कह देता हूँ ये 70 डिग्री है, तो ये कोण न्यून कोण होगा क्योंकि 90 डिग्री से कम है। एक बात और हम लोग को याद रखना है कि जैसे इस बोर्ड का किनारा है, कोई भी कोण है तो ये इस तरह से चौखुट है, यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह से है ना। किसी भी बोर्ड का किनारा, रूम के दो दीवार के बीच का जो कोण होता है वो। लेकिन न्यून कोण जो होगा, ध्यान रखना है, एक भुजा यदि ऐसे है तो दूसरी भुजा ये खड़ी रेखा से इधर झुका हुआ रहेगा, यानी इस भुजा की ओर झुका हुआ है। कहने का मतलब यदि इस टाइप का कोण है, इसकी माप नहीं भी लिखा हुआ है कि इसका मान कितना है कोण, तो हम कह देंगे न्यून कोण है, क्योंकि ये किरण जब तक एकदम सीधा यहाँ नहीं हो जाता तब तक 90 नहीं होता है, तब तक 90 से कम है। इधर है तो ये 90 डिग्री से कम है। तो हम लोग न्यून कोण समझ गए कि 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम जिस कोण की माप हो उसे कहेंगे हम लोग न्यून कोण। अब जब न्यून कोण हम लोग जान गए तो अब जानेंगे समकोण। अब हम लोग पढ़ते हैं समकोण। समकोण को अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल, RIGST, राइट ANGL। समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। 90 डिग्री के कोण को नब्बे डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता कैसे है। 90 डिग्री का कोण का सबसे अच्छा उदाहरण है, आप जिस टेबल पे पढ़ते हैं उसका जो किनारा होता है, या मैं जिस बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ उसका जो ये कोना है, ये देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। इसको कहते हैं 90 डिग्री। इस तरह का कोण यदि कहीं देखेंगे हम लोग तो हम लोग समझ जाएंगे, नहीं भी लिखा हुआ है, इस कोण का मान नहीं भी है तो समझ जाएंगे ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। समझ गए हम लोग समकोण। अब कोण तो बहुत सारा होता है, मैंने अभी बताया कि समकोण के बाद हो जाएगा अधिक कोण, फिर हो जाएगा सरल कोण, पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण वगैरह वगैरह, लेकिन उसको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को त्रिकोणमिति में न्यून कोण जानना है, समकोण जानना है और समकोण त्रिभुज को जानना है। हम लोगों ने न्यून कोण पढ़ लिया, समकोण पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल या राइट
एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम में शुरुआत क्या है? समकोण, अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। समकोण हो मतलब 90 डिग्री का हो, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन इसका। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पता है कि समकोण इस तरह से होता है, तो जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसका एक कोण इस तरह से होगा। इस त्रिभुज का नाम यदि हम दे दें ABC, तो इसे एक समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इसमें समकोण कौन सा कोण है? तो B है। इस तरह का कोण कौन सा इसमें है? B है, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब प्रश्न उठता है, मैंने परिभाषा लिखाया कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो क्या त्रिभुज में एक से अधिक कोण भी समकोण हो सकता है? क्या त्रिभुज में दो कोण समकोण यानी 90-90 डिग्री का हो सकता है? तो बच्चों नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि दो कोण मान लेते हैं B और C, B भी 90 डिग्री है और C भी 90 डिग्री हो जाए तो इस दोनों कोण का जोड़ ही 180 डिग्री पुर जाता है, जबकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हुआ इस दोनों का मान यदि 90-90 है तो कोण A 0 हो गया, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण ही समकोण हो सकता है और शेष दो कोण जो है वह 90 से कम होगा, अर्थात दोनों न्यून कोण होगा। कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन चीज हम लोगों ने देख लिया, न्यून कोण, समकोण, समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ लिए तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। एक भुजा का नाम कर्ण है, एक भुजा का नाम लंब है और एक भुजा को आधार कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि किस भुजा को कर्ण कहेंगे, किसे लंब कहेंगे और किसे आधार कहेंगे। तो एक एक करके हम लोग कर्ण, लंब और आधार की परिभाषा को यहाँ देखते हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लंब, आधार और कर्ण को हम लोग यदि नहीं समझ पाएंगे तो फिर त्रिकोणमिति में हमें दिक्कत होगी। चलिए अब हम लोग कर्ण को देखते हैं। अब हम लोग कर्ण को देखते हैं। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है। HYPOTENUSE। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण होता कहाँ है? तो समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक समकोण त्रिभुज है PQR। PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण कौन सा होगा? जैसे ही कर्ण पूछा जाएगा तो हम अपने दिमाग पे ये जोड़ देंगे कि इसमें समकोण कौन सा है। तो इसमें समकोण बता चुके हैं, इस तरह का जहाँ भी कोण रहेगा तो उसको समकोण कहेंगे। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये समकोण है। अब इसके सामने में कौन सा भुजा है? त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, PQ, QR और PR। तो इस कोण
क्यू को बनाने वाली दो भुजा है पी क्यू और क्यू आर, तो ये दोनों इस कोण की संलग्न भुजा है, तो सामने की भुजा नहीं है। सामने की भुजा इसका कौन सा है? पी आर। कोण क्यू से यदि हम आगे बढ़े तो किस भुजा पे आएंगे? पी आर पे, तो पी आर को कहेंगे कर्ण। ठीक है, अब मैं एक और आकृति बनाता हूं, आर एस टी। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आर एस टी। अब यदि पूछा जाए आप लोगों से कि इसमें कर्ण कौन सा है, तो क्या कहेंगे? इसमें हम देखेंगे समकोण कौन सा है, आर और टी, ये दोनों कोण न्यून कोण है, समकोण है एस। एस के सामने में कौन सी भुजा है? आर टी या टी आर, जो भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आर टी भुजा को कर्ण कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो कर्ण किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो यदि त्रिभुज पी क्यू आर के लिए हम लोग लें तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का कर्ण बराबर पी आर। इस फिगर को मैं मिटा देता हूं। कर्ण समझ गए हम लोग अच्छे से। कर्ण के बाद अब दूसरा नंबर है लंब। परपेंडिकुलर। लंब किसे कहते हैं? अच्छा, लंब जानने से पहले कर्ण में एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि एक त्रिभुज में कितना कर्ण हो सकता है, कितने भुजा को हम लोग कर्ण कह सकते हैं? तो सर सिर्फ एक भुजा को कर्ण कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण समकोण हो सकता है और उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही कर्ण हो सकता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और त्रिभुज में एक ही कोण समकोण होता है, इसलिए कर्ण की संख्या भी सिर्फ एक होगी, एक से अधिक नहीं होगी। अब लंब पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है। यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो कोण Q समकोण है और कोण P तथा कोण R जो है न्यून कोण है, अर्थात दोनों कोण 90-90 डिग्री से कम है। तो लंब किसे कहते हैं? लंब कहते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा को। जैसे कर्ण कहते हैं समकोण के सामने की भुजा को, उसी तरह लंब कहते हैं न्यून कोण के सामने की भुजा को। अब आपसे कोई पूछ दे, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना दे, पूछे कि ये बताओ इसमें लंब कौन सा है। जैसे ही हमसे ये पूछा जाएगा लंब कौन सा है, तो हमारे तरफ से ये प्रश्न होगा कि आप किस न्यून कोण के लिए लंब जानना चाहते हैं, क्योंकि लंब न्यून कोण के सामने की भुजा होती है। यदि मैं इस त्रिभुज में कोण P के लिए लंब पूछूं तो P के सामने में कौन सी भुजा है? QR। कोण P के सामने की भुजा QR है, तो कोण P के लिए लंब होगा QR। लेकिन यदि कोण R के लिए लंब पूछा जाए तो कोण R के लिए लंब होगा PQ। कोण R के लिए लंब होगा PQ और न्यून कोण P के लिए लंब होगा QR। तो हम लोग ये जान गए लंब किसे कहते हैं? न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। समकोण त्रिभुज में
किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को उस न्यून कोण के लिए लंब कहा जाता है। क्या लिखा डेफिनेशन? समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को उस न्यून कोण के लिए लंब कहा जाता है। मैं यदि इस फिगर के लिए बताऊं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कोण P के लिए लंब, कोण P के लिए लंब पूछूं आपसे तो हम कोण P के सामने की भुजा को देखेंगे कौन सा है। कोण P के सामने की भुजा QR है तो कोण P के लिए लंब हो जाएगा QR। लेकिन यदि मैं पूछूं कोण R के लिए लंब, तो हम कोण R के सामने की भुजा को लेंगे। कोण R के सामने में कौन सी भुजा है? PQ, तो कोण R के लिए लंब हो जाएगा PQ। तो अब प्रश्न उठता है कि एक त्रिभुज में कितना लंब हो सकता है। चूंकि लंब की परिभाषा है न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और एक समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होता है, तो हम कहेंगे एक समकोण त्रिभुज में दो लंब हो सकता है। वह निर्भर करेगा कि किस न्यून कोण के लिए पूछा जा रहा है। फिर यदि मैं इस फिगर से बताऊं तो कोण P के लिए लंब हो जाएगा सामने की भुजा QR, और कोण R के लिए लंब हो जाएगा सामने की भुजा PQ। तो हम लोग कर्ण को समझ गए। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सामने की भुजा को। यहाँ इस त्रिभुज में समकोण है Q, इसके सामने की भुजा PR है तो PR को कर्ण कहेंगे। और लंब किसे कहेंगे? न्यून कोण के सामने की भुजा को। इस न्यून कोण के लिए P के लिए QR लंब और R के लिए PQ लंब। मेरे ख्याल से कर्ण और लंब को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता होगी जब हम लोग बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति में 8.1 एक्सरसाइज को बनाएंगे, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा किसी भी कोण के लिए कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। इसीलिए इसको अच्छे से आपको समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोग कर्ण पढ़ लिए, लंब पढ़ लिए। पहले ही बताया कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। कर्ण, एक भुजा का नाम कर्ण, दूसरी भुजा का नाम लंब और तीसरी भुजा का नाम आधार। तो अब हम लोग आधार को पढ़ेंगे। अब हम लोग आधार को जानते हैं। आधार को बेस कहते हैं। आधार को पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया ABC। ये समकोण त्रिभुज है, कोण भी समकोण है। अब यदि इसमें हम से पूछा जाए कि आधार कौन सा है, तो फिर वही बात है कि किस न्यून कोण के लिए आधार। मैं यदि A के लिए आपको आधार बताऊं तो ध्यान से देखिए। कर्ण तो फिक्स है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण B यदि समकोण है तो कर्ण हमारा फिक्स है कि AC ही होगा। अब बच गया दो भुजा AB और BC। कोण A के लिए अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि लंब कहते हैं सामने की भुजा को, तो A के लिए लंब हो गया BC। तो बच गया कौन सा भुजा? AB। तो AB को आधार कहेंगे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा का नाम लंब, आधार और कर्ण है। लंब, आधार, कर्ण में से यदि लंब और कर्ण को हम निकाल लें तो जो तीसरी भुजा है उसी को आधार कहेंगे। अब दूसरे तरह से समझते हैं। न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है।
संलग्न भुजा का मतलब हुआ कि इस जो न्यूनकोण ए है इसको दो भुजा मिलकर बना रहा है, ए बी और ए सी। तो ये दोनों भुजा कोण ए का संलग्न भुजा है, लेकिन ये चूंकि कर्ण है तो संलग्न भुजा बच गया कौन, ए बी, तो इसको कहेंगे आधार। तो न्यूनकोण की संलग्न भुजा को आधार कहेंगे और न्यूनकोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। कर्ण में तो कोई विवाद ही नहीं है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण है। बच गया लंब और आधार। तो लंब और आधार को हम लोग कैसे जानेंगे, किसी न्यूनकोण के लिए उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे और उस कोण में जो संलग्न भुजा है वह उसके लिए आधार कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण की संलग्न भुजा, कोष्ठ में लिख लेते हैं, कर्ण को छोड़कर, क्योंकि कर्ण संलग्न भुजा तो कर्ण भी है और ये भी है, तो कर्ण को तो आधार कह नहीं सकते हैं, वह कर्ण है पहले से। तो जो बच गया भुजा उसको कहेंगे आधार। तो क्या लिखे, समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण की संलग्न भुजा को उस न्यूनकोण के लिए आधार कहा जाता है। अब इसको हम लोग फिगर से अच्छे से समझते हैं। एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें कोण क्यू 90 डिग्री है। तो अब यदि मैं पूछूं कि कोण P के लिए आधार, आधार को जानना बहुत ही आसान है। P के लिए मैं आधार पूछ रहा हूं, तो कोण P की संलग्न भुजा कर्ण को छोड़कर कौन सा है, PQ, तो लिख देंगे PQ। यदि मैं पूछूं कोण R की संलग्न भुजा, कोण R के लिए आधार, तो कोण R के लिए आधार हो जाएगा कोण R की संलग्न भुजा। तो कोण R की संलग्न भुजा कौन सा है, QR। PR को तो कहेंगे नहीं, वो कर्ण है, तो QR हो गया। इस प्रकार हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को पहचान गए। यदि आप लंब, आधार और कर्ण को अच्छे से समझ गए तो आपको त्रिकोणमिति समझने में बहुत ही आसानी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम लोग इतना जान गए तब अब त्रिकोणमिति में प्रवेश करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ किसे कहते हैं। तो देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कहा जाता है इसे। इसको समझते हैं हम लोग। पहले एक समकोण त्रिभुज में आप लोग देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है PQR। इसकी तीन भुजाएं हैं PQ, QR और PR। मैं यदि पूछूं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में कितना अनुपात हो सकता है, तो क्या क्या अनुपात हो सकता है देखिए। एक अनुपात मैं लेता हूँ PQ
बटा पी आर, दूसरा क्यू आर बटा पी आर, तीसरा पी क्यू बटा क्यू आर। अब इस तीनों को यदि मैं पलट दूं तो 3 और अनुपात प्राप्त हो जाएगा। क्या क्या होगा? इसको पलटने पे ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, पी आर ऊपर पी क्यू नीचे, पी आर बाय पी क्यू, पी आर बाय क्यू आर, क्यू आर बाय पी क्यू। इस 6 अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच कुल 6 अनुपात होते हैं। इन अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, देखिए आगे परिभाषा। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच कुल 6 अनुपात होते हैं। इन अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्या लिखा है मैंने? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच कुल 6 अनुपात होते हैं। इन अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब जब ये 6 अनुपात है तो इन अनुपातों का कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे किसी के परिवार में यदि 4 बच्चे हैं तो चारों का अलग अलग नाम होता है, राम श्याम मोहन राधा। उसी तरह यह 6 अनुपात है, इसका नामकरण किया गया है। और क्या नामकरण किया गया है मैं आपको बतला रहा हूं। इन अनुपातों को साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट कहा जाता है। ये जो मैंने 6 अनुपात लिखा है 1 2 3 4 5 6, इस 6 का अलग अलग क्या नाम है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा को लिखेंगे। अब हम लोग साइन भुज में साइन को डिफाइन करते हैं, साइन को परिभाषित करते हैं। साइन को हिंदी में जिया कहते हैं। ये मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी, जिसमें कोण भी समकोण है। तो जिया को हम लोग परिभाषित करते हैं, अर्थात साइन को किसी न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को उस न्यून कोण का साइन कहा जाता है। क्या कहा मैंने? किसी न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को उस न्यून कोण के लिए अर्थात उस न्यून कोण का साइन कहा जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं।
किसी न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को उस न्यून कोण का साइन कहा जाता है। क्या कहा मैंने? किसी न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को उस न्यून कोण का साइन कहा जाता है। अब साइन को संक्षेप में SIN लिखा जाता है। पढ़ा तो साइन ही जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SIN। तो मैं लिखता हूं साइन को संक्षेप में SIN लिखा जाता है। अब जैसा हम लोग परिभाषा लिखे हैं उसके अनुसार यदि मैं साइन के साथ थीटा लगा दूं तो इसका क्या मतलब हुआ? साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसके सामने में जो न्यून कोण है उस न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को। यदि आप कहीं साइन थीटा देख रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये साइन थीटा जो है न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को बतला रहा है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हम लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से, P/H भी कह सकते हैं। अब मैं यदि आपको इस त्रिभुज से पूछूं कि साइन C का मान क्या होगा, तो साइन तो बतला रहा है लंब बटे कर्ण को, लेकिन किस कोण के लिए? इसके सामने में जो कोण है, कौन सा कोण है? C। तो C के लिए पहले तो मैं सूत्र लिख लेता हूं लंब बटा कर्ण। अब लंब कर्ण किसके लिए? तो न्यून कोण C के लिए। तो हम लोग इस त्रिभुज में देखें C के लिए लंब कौन सा होगा? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि C के सामने की भुजा, तो C के सामने में कौन सी भुजा है? AB। तो लंब AB हो गया और कर्ण समकोण के सामने की भुजा B के सामने में क्या है? AC। तो AC हो गया। इसी तरह यदि मैं कहूं साइन A, साइन किसको बतलाता है? न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को। किस न्यून कोण के लिए? इसके सामने में जो न्यून कोण है, यहाँ A है तो A के लिए। इसका यदि मैं सूत्र पहले लिखूं तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब खोजना है किसके लिए? A के लिए। तो A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? तो A के सामने की भुजा अर्थात BC। और A के लिए कर्ण, कर्ण तो A के लिए लें कि C के लिए? कर्ण कभी नहीं बदलता है क्योंकि एक ही कोण समकोण है। तो कर्ण हो जाएगा B के सामने की भुजा, कर्ण हो जाएगा, हाँ सही, समकोण B के सामने की भुजा AC। तो साइन को हम लोग अच्छे से समझ गए कि किसी न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात जो होगा उसी को कहेंगे साइन। अब साइन के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कोसाइन को। इसको कोज्या कहा जाता है। कोसाइन को कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी न्यून कोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को उस न्यून कोण का कोसाइन कहा जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं किसी न्यून कोण के लिए
आधार और कर्ण के अनुपात को उस न्यूनकोण का कोसाइन कहा जाता है। कोसाइन को संक्षेप में COS कॉस लिखा जाता है। कोसाइन को संक्षेप में COS कॉस लिखा जाता है। तो क्या परिभाषा हम लोग लिखे, किसी न्यूनकोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को उस न्यूनकोण का कोसाइन कहा जाता है। कोसाइन को संक्षेप में COS कॉस लिखा जाता है। तो यदि मैं कहूँ कॉस थीटा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये कॉस आधार और कर्ण के अनुपात को बतला रहा है, लेकिन किस कोण के लिए? तो इसके सामने में जो कोण है, कौन सा कोण है? तो थीटा है। तो कोण थीटा के लिए आधार बटा कर्ण। तो इसका सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण। अब मैं यदि आप लोगों को इस त्रिभुज से लेकर दिखाऊं कि कॉस ए रहे, कॉस बी रहे, कॉस सी रहे, कॉस थीटा रहे, कॉस अल्फा रहे, कॉस बीटा रहे, सूत्र वही होगा आधार बटे कर्ण। तो इसका सूत्र क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। यदि आधार को हम लोग b से लिखें, कर्ण को h से, तो ये हो गया b/h। कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण किसके लिए? a के लिए। ए के लिए आधार में बता चुका हूं, ए की संलग्न भुजा AB। ए के लिए आधार क्या होगा? ए की संलग्न भुजा AB, और कर्ण तो फिक्स है AC, समकोण के सामने की भुजा, तो हो गया AB बटा AC। हम लोग साइन पढ़ लिए, कोसाइन पढ़ लिए, अब तीसरा पढ़ते हैं टेंजेंट। अब हम लोग टेंजेंट को देखते हैं। टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्शजिया। टेंजेंट किसे कहते हैं? किसी न्यूनकोण के लिए, मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। जब हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसी न्यूनकोण के लिए लंब और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का टेंजेंट कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के लिए लंब और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का टेंजेंट कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के लिए लंब और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट को संक्षेप में TAN tan लिखा जाता है। ठीक है, टेंजेंट को हम लोग हमेशा पूरा टेंजेंट नहीं लिखेंगे, TAN tan लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ
टेंजेंट को संक्षेप में tan लिखा जाता है। टेंजेंट को संक्षेप में tan लिखा जाता है। अब यदि इसका हम लोग सूत्र लिखें तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan किसको बतलाता है? तो लंब और आधार के अनुपात को। किसके लिए? तो इसके सामने में जो कोण है यहाँ थीटा के लिए बतलाएगा। तो सूत्र हो गया लंब बटा आधार। और यदि हम लिखें संकेत में तो लंब को P से, आधार को B से, P/B। अब मैं यदि आपको फिर से त्रिभुज ABC में पूछूं कि tan A कितना हो जाएगा, tan A रहे या C रहे कोई फर्क नहीं है, सूत्र तो वही होगा लंब बटे आधार। तो लिख देता हूं मैं लंब बटे आधार। लंब और आधार किसके लिए? तो tan के साथ जो न्यून कोण है, कौन सा न्यून कोण है? A के लिए लंब। हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? BC। और A के लिए आधार कौन सा होगा? तो A की संलग्न भुजा AB। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट को भी समझ गए। अब इसके बाद साइन का उल्टा हो जाता है कोसेकेंट, कॉस का उल्टा सेकेंट, और टेन का उल्टा यानी टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट हो जाता है। इस तीनों परिभाषा को पलट देंगे तो अगला 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं उसको। अब हम लोग कोसेकेंट को परिभाषित करते हैं। जिस तरह हम लोग साइन को परिभाषित किए थे कि किसी न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है, तो ठीक उसी का उल्टा किसी न्यून कोण के लिए कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेकेंट कहा जाता है। मैं इसको लिख देता हूं। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए कर्ण और लंब के अनुपात को उस न्यून कोण का कोसेकेंट कहा जाता है। कोसेकेंट को संक्षेप में कोसेक लिखा जाता है। क्या लिखा? समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए कर्ण और लंब के अनुपात को उस न्यून कोण का कोसेकेंट कहा जाता है। कोसेकेंट को संक्षेप में कोसेक लिखा जाता है। तो यदि हम लोग कोसेक के आगे में थीटा लगा दें तो इसका क्या अर्थ होगा? परिभाषा के अनुसार कर्ण और लंब का अनुपात। तो इसको लिख देंगे कर्ण बटा लंब। अब यदि संकेत में लिखें तो कर्ण के लिए H से, लंब के लिए P से। कर्ण को H से और लंब को P से सूचित करते हैं। कोसेक थीटा, तो कोसेक किसको बतला रहा है? कर्ण बटे लंब को। तो कर्ण लंब किसके लिए खोजेंगे? तो थीटा के लिए खोजेंगे। तो इस त्रिभुज ABC से यदि हम लोग कोसेक C निकालें, C मैं A कर देता हूं, कोसेक A निकालें तो सूत्र तो वही रहेगा, कर्ण बटा
लंब। लेकिन कर्ण लंब किसके लिए? तो कौशिक के सामने में जो कोण है ए के लिए। तो ए के लिए कर्ण तो खोजने की आवश्यकता नहीं है, समकोण के सामने की भुजा यानी AC को कर्ण कहेंगे। लंब, तो ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? तो ए के सामने की भुजा यानी BC। ठीक है, कोसेकेंट भी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग सेकेंड को परिभाषित करते हैं। जैसे कोसाइन को हम लोग डिफाइन किए थे, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड क्या कहेंगे? किसी न्यूनकोण के लिए कर्ण और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का कोसाइन कहा जाता है। तो पहले मैं लिख लेता हूं फिर बतलाता हूं। समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के लिए कर्ण और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का सेकेंड कहा जाता है। सेकेंड को संक्षेप में सेक लिखा जाता है। कैसे परिभाषित किए हम लोग? समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के लिए कर्ण और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का सेकेंड कहा जाता है। किसका अनुपात? कर्ण और आधार के अनुपात को। सेकेंड को संक्षेप में SEC सेक लिखा जाता है। तो इसको हम लोग यदि सूत्र के रूप में लिखें, सेक के आगे मैं न्यूनकोण थीटा लगा देता हूं, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? परिभाषा के अनुसार कर्ण और आधार का अनुपात। तो लिख देता हूं मैं कर्ण बटा आधार। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, आधार को B से। अब मैं यदि आप लोगों को त्रिभुज में इसको समझाऊं, ये एक त्रिभुज ABC बना लिया। इसमें यदि मैं आपसे पूछूं सेक A, तो कैसे निकालेंगे? सेक के साथ A रहे कि C रहे कि थीटा रहे कि अल्फा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूत्र हमेशा यही आएगा, कर्ण बटा आधार। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सूत्र को, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण और आधार किसके लिए खोजेंगे? तो सेक के सामने में जो कोण है, कौन सा कोण है? A है। तो A के लिए कर्ण। कर्ण तो खोजने में A या C का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हो गया AC। आधार, तो A के लिए आधार मैं बता चुका हूं, A की संलग्न भुजा। तो A की संलग्न मतलब एक कोण को बनाने वाली भुजा। तो दो भुजा है, AC और AB। AC तो कर्ण है, बच गया AB, तो AB को A के लिए आधार कहेंगे। यदि मैं सेक C पूछूं, सूत्र वही होगा, कर्ण बटा आधार। लेकिन कर्ण और आधार अब इस बार किसके लिए हमको लेना पड़ेगा? कोण C के लिए। तो C के लिए कर्ण तो AC ही रहेगा, लेकिन C के लिए आधार कौन होगा? कोण C की संलग्न भुजा यानी BC। याद रखना है, आधार संलग्न भुजा और लंब सामने की भुजा। C के लिए लंब कौन सा होगा? AB, लेकिन C के लिए आधार कौन सा होगा? BC।
तो हम लोग सेकेंड को भी परिभाषित कर लिए। अब हम लोग अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया कोटेंजेंट, उसको परिभाषित करते हैं। अब हम लोग कोटेंजेंट को परिभाषित करते हैं। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है। टेंजेंट को हम लोग परिभाषित किए हैं कि न्यूनकोण के लिए, किसी भी न्यूनकोण के लिए लंब और आधार के अनुपात को उस न्यूनकोण का टेंजेंट कहा जाता है। तो उसका उल्टा कोटेंजेंट में हम लोग क्या कह देंगे कि किसी न्यूनकोण के लिए आधार और लंब के अनुपात को उस न्यूनकोण का कोटेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के लिए आधार और लंब के अनुपात को उस न्यूनकोण का कोटेंजेंट कहा जाता है। कोटेंजेंट को संक्षेप में COT कॉट लिखा जाता है। क्या लिखे हम लोग परिभाषा? समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के लिए आधार और लंब के अनुपात को उस न्यूनकोण का कोटेंजेंट कहा जाता है। कोटेंजेंट को संक्षेप में COT कॉट लिखा जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार और लंब का अनुपात, अर्थात आधार बटा लंब। आधार को हम लोग B से निरूपित करते हैं और लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? B/P। अब यदि इसको हम लोग त्रिभुज से समझें, एक त्रिभुज में PQR ले लेता हूं, इसमें कोण Q 90 डिग्री है। मैं यदि पूछूं कि कॉट P, तो क्या बताएंगे? जैसे ही कॉट आया उसके सामने क्या कोण है उससे कोई मतलब नहीं है। कॉट है तो आधार बटे लंब ही होगा। तो लिखेंगे आधार बटा लंब। लेकिन आधार और लंब किसके लिए? तो कॉट के सामने में जो कोण है यहाँ P है, तो P के लिए, P के लिए आधार बता चुका हूं कि उस कोण न्यूनकोण में जो संलग्न भुजा होती है, न्यूनकोण में जो सटी हुई स्पर्श करती हुई भुजा होती है, वही उसका आधार कहलाता है। तो P के लिए आधार हो गया PQ। और लंब को हम लोग परिभाषित किए हैं कि न्यूनकोण के सामने की भुजा को, अर्थात यहाँ पे P के सामने की भुजा। P के सामने में क्या है? QR। तो P के लिए लंब कहलाएगा QR। इसी तरह यदि मैं पूछूं कॉट R, कॉट है तो फॉर्मूला यही होगा आधार बटे लंब। तो लिखते हैं आधार बटा लंब। लेकिन आधार और लंब किसके लिए? तो कोण R के लिए। R के लिए आधार चलिए देखते हैं। R की संलग्न भुजा, आधार किसे कहते हैं? न्यूनकोण की संलग्न भुजा को। तो R में संलग्न कौन सा भुजा है? QR। तो QR लिख देंगे। लंब न्यूनकोण के सामने की भुजा,
तो आर के सामने में कौन सी भुजा है, पी क्यू, तो पी क्यू। समझ गए। कहीं पर यदि समझ में नहीं आए तो उसको बैक करके फिर से हम लोग प्ले करके समझ सकते हैं। 1 2 3 बार देख करके हम लोग अच्छे से इस वीडियो को यदि ढंग से देखें तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूं।